सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट और इसमें लास्ट में अपने ने बात की थी प्रतिरोध के बारे में, जिसमें अपनों ने बात किया था कि इनका जो संयोजन है वो किस प्रकार होता है। एक अपनों ने पढ़ा था श्रेणी क्रम और एक पढ़ा था समांतर क्रम। तो इससे रिलेटेड अपने पास लास्ट में क्वेश्चन भी किए थे अपने 2-3। तो अब अपने नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो आपके पास एक तो गैल्वेनोमीटर है, एक एमीटर है और एक कौन सा वोल्टमीटर है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अपने को ये पता है कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, तो इससे क्या बन सकता है? इससे तो एक बन सकता है एमीटर, और क्या बन सकता है आपके पास वोल्टमीटर। ठीक है, अपने बात करें जी का काम। देखो जी का तो मेन काम ये होता है कि वो ध्यान रखता है कि परिपथ में धारा आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, उसका निर्धारण करता है। तो ध्यान रखना, तो धारा के साथ ही उसकी दिशा का भी क्या करता है ये निर्धारण। और क्या करता है? तो ध्यान रखना, धारा का मापन, ये भी अपनों ने बात की, धारा का मापन। और बात करें तो धारा का जो सूचकांक, जैसे अपने एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ेंगे, तो धारा को क्या करती है? सहसंचक, यानी ये बता देते कब परिपथ में धारा आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये है आपके पास गैल्वेनोमीटर की ये विशेषता ध्यान रखने। अब अपने स्टार्ट करते हैं एमीटर के बारे में। एमीटर, तो एक तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एमीटर का काम क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये क्या करता है? धारा का मापन करता है, धारा का मापन। और मापन भी किस में करेगा? ये एम्पियर में, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, उसके बाद आता है एक आदर्श एमीटर। अब ध्यान रखना, आदर्श एमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो परिपथ में क्या है? धारा बह रही है, तो धारा का जो संपूर्ण मान है कौन सा? एकदम एग्जैक्ट मान। तो एग्जैक्ट मान बताते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? आदर्श एमीटर। और इसके खुद का जो प्रतिरोध है, यानी इसके खुद का जो प्रतिरोध होता है, अभी एग्जैक्ट अगर मान बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रतिरोध नहीं होगा, यानी यहाँ पे जो प्रतिरोध लगा होगा वो कितना लगा होगा? 0 ओम। ठीक है, तो आदर्श प्रतिरोध अपने को पता चल गया। ध्यान रखना, ये क्या करता है? परिपथ में बहने वाली जो संपूर्ण धारा का क्या करता है? एग्जैक्ट मान बताता है। उसके बाद बात करें, इसको जोड़ा किस में जाता है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इसका मापन किया जाता है। ठीक है, अब आती है G2, किसका? एमीटर। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास प्रतिरोध लगा होता है उसको कम करना पड़ेगा। जो गैल्वेनोमीटर में जो प्रतिरोध लगा होता है, इसका मान क्या करना होगा? कम। तो कम करने की प्रक्रिया में क्या होगा? इसमें जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है वो किस में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास समांतर क्रम में इस प्रकार यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा आपके पास? गैल्वेनोमीटर। और उसी को क्या बोलते हैं अपने? शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध। तो ये ध्यान रखना है कि एमीटर में बदलने के लिए जो आपके पास प्रतिरोध है उसका मान क्या करना पड़ता है? कम। प्रतिरोध का मान कम, और उसको जोड़ा किस में जाएगा? समांतर क्रम में, और जिसे क्या कहते हैं? शंट प्रतिरोध। ये मेन है आपके पास, शंट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी एमीटर की। अब बात करते हैं अपने वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? देखो, वोल्टमीटर की बात करें, नाम से पता चल रहा है किसका मापन होगा? वोल्ट का, यानी वोल्टेज का, वोल्टता का मापन। ठीक है, और करेगा किस में? वोल्ट में। एक तो बात होगी ये। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, वहाँ पे क्या आया था? आदर्श एमीटर। तो यहाँ पे भी आएगा आदर्श वोल्टमीटर। तो आदर्श वोल्टमीटर, इसका जो प्रतिरोध होएगा, ध्यान रखना कितना होगा? यहाँ पे अनंत, अनंत ओम। अब अनंत ओम का मतलब ये होता है कि इसमें धारा तो ग्रहण करेगा ही नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये ध्यान रखना, अनंत जो प्रतिरोध का मतलब ये है कि ये धारा
ग्रहण नहीं करेगा। धारा नहीं ग्रहण करने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रतिरोध की जो क्षमता वो कितनी अनंत है, तो अनंत है तो धारा में क्या होगी, रुकावट होगी। रुकावट होने के कारण क्या होता है, इसका जो मान है वो कितना है, अनंत। ठीक है, अब अपने यहाँ से G2 क्या बनाना अपने को, वोल्ट। बस इसका क्या करना आपको, सारा अपोजिट। कैसे, जैसे पे प्रतिरोध का मान क्या था, कम किया, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसकी जगह आपको गैल्वेनोमीटर लगाना है, तो जहाँ पे जिसको क्या बोलते हैं, शंट प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या करना आपको, एक तो प्रतिरोध का मान क्या करना आपको, बढ़ाना है। प्रतिरोध का मान बढ़ाना है। प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो क्या करोगे, इसमें श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। आप एक और प्रतिरोध लगाओगे जिसको बोलते हैं RH। ठीक है, RH का मतलब होता है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और वहां से आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया एमीटर, और एक ओम्स हो गया आपके पास वोल्ट मीटर। तो ये दोनों ध्यान रखना अपने। तो बस इसमें ध्यान रखने वाली बात, एक तो क्वेश्चन बनता है ये वाला, और एक क्वेश्चन बनता है ये वाला कि शंट प्रतिरोध कब यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये है धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, धारा के प्रकार का मतलब ये है कि आपके पास एक तो AC और एक है DC। ठीक है, AC को अपने क्या बोलते हैं, तो अपने को पता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिव करंट, और DC मतलब डायरेक्ट करंट, यानी इसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। तो यहाँ पे बस एक सिंबल ध्यान रखो, ये सिंबल, कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपके पास सिंबल है ये। ठीक है, और दिष्ट धारा के लिए सिंबल है आपके पास ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात करें कि DC का ये सिंबल ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप कहोगे कहाँ यूज़ करते हैं, सेल और बैटरी में। ठीक है, और उसके बाद बात करें आपके पास प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, यहाँ पे अपने जो घरों में जो यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है। इसका मान क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अपने इसके बारे में बात करें तो एक तो आपके पास DC और एक है AC। तो DC में बात करें तो इसका जो मान होता है वो कैसा होता है, स्थायी यानी नियत। और अभी बात की थी कि अल्टरनेटिव, इसका जो मान क्या होता है, चेंज होता रहता है यानी परिवर्तित। ठीक है, और उसके बाद बात करें ये किसमें, सेल और बैटरी, इसका सिंबल अपने बात की कैसा होता है, ये इस प्रकार प्लस और माइनस, और इसमें जो सिंबल होता है आपके पास इस प्रकार। इसको क्या ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, इस मान लो ये इस प्रकार जा रहा है, तो ये जो धारा जा रही है आपके पास, इसको तो शो करते हैं प्लस से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बन जाता है यहाँ पे क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, आप देखो यहाँ पे धारा जा रही है ऐसे, इसको आप सर्कल बनाना चाहते हो तो देखो ये हो गया आपके पास क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आप रखो इसको माइनस, यानी ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप नीचे वाली धारा ऐसे रखो, तो ये देखो ये आप इसको अगर सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आपके पास ऊपर वाला जो अभी आपके पास आयाम है वो आ जाएगा पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे आवृत्ति, कि यहाँ पे आवृत्ति क्या होती है, तो ध्यान रखना इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 0 हर्ट्ज। और यहाँ पे अगर आवृत्ति की बात करें तो यहाँ पे कितना होती है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्यों, क्योंकि यहाँ पे चक्रों की संख्या कि कितने चक्र बन रहे हैं, तो ये है आपके पास। तो ये तो होगी आवृत्ति। उसके बाद बात करें इसमें वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज का जो मान है 0 से 311 वोल्ट। ठीक है, 0 से 311 वोल्ट। अगर इसमें एवरेज मान पूछे तो 0, एवरेज जो मान है इसका हमेशा कितना रहता है, 0। ठीक है, एक जैसे घरों में अपने वोल्टेज आती है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान, तो उसका मान भी फिक्स रहता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं AC का प्रभावी मान। ठीक है, कितना होता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, इसका एक और नाम बोलते हैं, अभी बताया था मैंने क्या, वर्ग माध्य मूल मान, तो वो यही है 220 वोल्ट वर्ग माध्य
मूल मान। तो ये तो बात होगी डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और एसी करंट। इसमें तो ये ध्यान रखना है स्थायी है और इसका सिंबल ये है, फ्रिक्वेंसी ये है, यहाँ पे क्या कहता है चेंज होता रहता है। तो आपके पास ये डायग्राम है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बताया हुआ है फ्रिक्वेंसी कितनी है एसी की, तो ध्यान रखना 50 हर्ट्ज। अगर आपसे पूछे एसी की जो वोल्टता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, तो ध्यान रखना ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है, तो ये अपने धारा पड़ी रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डीसी और एसी भी अपनों ने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब यहाँ से बात करते अपने विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव में एक तो अपने को पढ़ना है इसका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, और एक अपने को पढ़ना है तापीय प्रभाव, और एक अपने को पढ़ना है इसका रासायनिक प्रभाव। तो तीन यहाँ पे प्रभाव है। तो सबसे पहले बात करते अपने किसके चुंबकीय प्रभाव की। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे बात करें चुंबकीय प्रभाव, तो देखो जो भी आपके पास मान लो कोई आवेश है और आवेश वो कैसा है गतिमान, तो गतिमान आवेश है, जैसे मान लो आपके पास कोई वायर है और इसमें से क्या गुजरी कोई भी धारा यानी आई मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, अगर ये गतिमान है आवेश गतिमान है तो ये क्या करेगा अपने आसपास में क्या करेगा एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसको क्या बोलेंगे अपने चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने आसपास क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसको क्या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका एग्जांपल सिंपल है, जैसे मान लो ये तो चलो अपने धारा प्रवाहित करें, बचपन में आपने देखा होगा स्केल आता था प्लास्टिक का, उस पर सिर्फ अपने क्या करते थे यानी गतिमान करते थे, ठीक है, बॉलों में रफ करते थे। उससे क्या होता था जैसे आप कागज को साइड में ले जाते छोटे छोटे टुकड़ों को स्केल के साथ अटैच करते थे, तो वो क्या होते थे जो कागज है वो स्केल पे चिपक जाते थे। वो यही है, उसके आसपास क्या हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी के कारण ये होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दिया किसने चुंबकीय प्रभाव, तो ध्यान रखना ओरिस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और क्या बात करें, देखो चुंबकीय क्षेत्र इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देगा आपके पास विद्युत क्रेन। तो ये तो देखियो कि विद्युत क्रेन, तो इसका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या होता है ज़्यादा, यानी किसी भी भारी वस्तु जैसे देखो आपने कि क्रेन से कार्य उठा लेते हैं तो किसकी मदद से कि उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या है ज़्यादा। तो बात करें जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपके पास राशि कैसे हुई सदिश राशि। अगर आपसे पूछे ऐसा ही मात्रक बताओ, तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा यहाँ पे टेस्ला। ठीक है, और सीजीएस आपसे सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक होते हैं यहाँ पे गाउस। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक गाउस हो गया। अगर आपसे पूछे एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखो एक टेस्ला में 10⁴ गाउस। ठीक है, तो ये तो बात होगी ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें अपने कि आपके पास मान लो कोई भी वायर है विद्युत, यहाँ पे अपने पास धारा जा रही है यहाँ से, और यहाँ पे आसपास क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अगर मान लो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ढूंढते हो, तो जो पास में चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा होगा, आप कहोगे जो पास में है। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा कम। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है कि अगर पास चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो जो आपके पास दूरी है वो क्या होनी चाहिए कम। अगर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है इसका मतलब क्या दूरी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ अपने को पता चल रही है एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये तो हो गया आपके पास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब अपने बात करते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपके पास राइट हैंड थंब रूल।
थंब रूल। इसमें क्या है, इसमें अपने को सिर्फ ध्यान रखना है, जो आपके पास एक तो है थंब और एक है फिंगर। तो ध्यान रखना, फिंगर तो किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपके पास थंब ये किसको शो करेगा, करंट को। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना जो आपके पास ये तो डायरेक्शन दिखा देगा किसकी, करंट की। तो जो थंब है ये तो डायरेक्शन दिखाएगा करंट, और जो आपके पास फिंगर है ये किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास दिख रहा होगा, ये आपके पास फिंगर है और ये आपके पास अंगूठा क्या है, आपके ऊपर, तो करंट कहाँ होगी, ऊपर। उसी तरह अगर आप जो आपके पास हैंड है इसको अगर आप चेंज कर लेते हो तो आपके पास जो फिंगर है वो तो दिखा देगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो अंगूठा वो किसको दिखा देगा, करंट को। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पेज, तो एक आ जाता है आपके पास मैक्सवेल क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रू, स्क्रू रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिया किसने, मैक्सवेल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो आपके पास यहाँ पे स्क्रू है, अगर इसको आपको, जैसे मान लो ये वॉल है आपके पास दीवार, और ये स्क्रू यहाँ पे इस साइड आप घुमा रहे हो, तो घुमा रहे हो तो जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है वो किसको शो करेगा, करंट को, और जैसे घुमा रहे हो यानी क्लॉकवाइज है तो ये किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपने बात करें, अगर मान लो आपके पास कोई भी सख्त यहाँ पे लकड़ी है और एक ये लकड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो जो आपके पास धारा की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है, और ये ऐसे घूम के इस साइड आ जाएगी, और यहाँ पे धारा की डायरेक्शन अपने मान लेते हैं इस साइड। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि बताओ कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ शो करेगा, तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के अंदर की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ध्यान रखना जो आपके पास स्क्रू है वो कहाँ जाएगा, अंदर, तो कागज तल के अंदर। उसी तरह इसका अपोजिट कर लो तो यहाँ पे क्या होगा, कागज तल के बाहर। और ये हमेशा कैसे होंगे, लंबवत। ठीक है, तो ये तो गया मैक्सवेल का क्लॉकवाइज स्क्रू नियम। बस इसमें ये ध्यान रखना था कि बस अगर ये आपको डायरेक्शन पता है तो आप सीधा, अगर आपके पास थ्योरी आएगी तो आपको आंसर ही देना है। और इसी तरह यहाँ पे भी अपने को ध्यान रखना है, बस ये अपने को पता होना चाहिए, फिंगर और थंब। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट आपके पास बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपके पास पोल है दो, नॉर्थ और साउथ, तो ये क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा, आपके पास ये दिखाई दे रही होगी रेखाएं, ये किसको शो करिए, चुंबकीय क्षेत्र, ये है चुंबकीय क्षेत्र। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसका निर्माण करते हो, तो ध्यान रखना लूप का निर्माण। ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये है लूप, यानी इस प्रकार, तो ये किसका निर्माण करते हैं, लूप का। तो जो भी आपके पास धारावाहिक लूप है वो हमेशा किसके भांति व्यवहार करेगा, चुंबक के भांति। तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये धारा यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, तो जैसे ही आपके पास धारा अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, अधिक। उसी तरह अगर आपके पास मान लो यहाँ पे सर्किल ज़्यादा है, ये सर्किल क्या है, ज़्यादा, तो ये भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हो, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आपके पास लूप है वो भी किसको शो करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये अपनों ने अभी बात की थी, जैसे ही दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम। तो ये ध्यान रखना। देखो अपने बी एट सेंटर पे बात करें तब तो ज़्यादा है, लेकिन अगर अपने त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे मान लो आर का मान यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, आप कहोगे कम होगी, किसके मुकाबले, जो पास में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। अगर धारा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, अगर मान लो लूपों की संख्या ज़्यादा है
इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, ज़्यादा। अगर आपके पास त्रिज्या ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। अगर आपके पास त्रिज्या कम है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो बात कर ली थी अपने पहले। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन ये है कि धारावाहिक लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया जा सकता है। कैसे? तो पहला मान लो किसको, धारा को बढ़ाकर, धारा को बढ़ाकर। दूसरा मान लो फेरों की संख्या को बढ़ाकर। तीसरा मान लो लूप की त्रिज्या, लूप की त्रिज्या को कम करके। और 4 ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो ये जो अपनों ने पढ़ा है अभी, ये सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे आपके पास। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र धारा को बढ़ाएंगे तब भी उत्पन्न हो सकता है, फेरों की संख्या ज़्यादा है तब भी आपके पास सही है। लूप की त्रिज्या कम, तो सीधी से बता, अगर जितनी त्रिज्या कम होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये भी आपके पास क्या है, सही। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, डी। ठीक है, तो ये डी आपके पास क्या होगा, सही। एक आ जाता है अपने पास परिनालिका, परिनालिका जिसको बोलते हैं स्टेरॉयड, रोइड। तो इसमें क्या होती है, एक नलिका होती है। जैसे मान लो कोई भी आपके पास लकड़ी होगी और उस पर आपने तंबिके से लपेट रखी, ठीक है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने को पता है इसमें जब आपके पास आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो ध्यान रखना सेंटर पे, सेंटर पे सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना विद्युत चुंबक में। विद्युत चुंबक, या इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो बस इसमें ये ध्यान रखना परिनालिका स्टेरॉयड। ठीक है, तो इसमें ये भी है कि जितने फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम वही प्रोसीजर है। तो परिनालिका भी क्या होता है, उसी पे आधे रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके पास रेखाएं हैं ये कैसे होंगी, तो समांतर और सीधी। जो चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं ये कैसे होगी, सीधी और समांतर। और इसमें क्या हो सकता है कि बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, किसके मुकाबले कम होगा, यहाँ पे जो आपके पास सेंटर, सेंटर पे ज़्यादा होगा। और बाहर क्या होगा, बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, नगण्य। ठीक है, तो यही ध्यान रखना था इसमें स्टेरॉयड के बारे में। ये है परिनालिका। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे भी कोई लकड़ी है, जैसे अपने दुकान कई घरों में रोड बना लेते हैं सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए, वो इसी पे बेस है, उसको ही बोलते हैं परिनालिका। तो अब बात करते हैं अपने कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय बल भी तो लगता होगा। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जो भी आपके पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, वह है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान क्या होगा, आवेश, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। तो यहाँ पे चुंबकीय बल की बात करें अपने, तो ये आपके पास नॉर्थ और ये साउथ, दो पोल है। और मान लो इनके बीच में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई भी आवेश है, ये मान लो क्यू, और ये यहाँ पे आपके पास v वेग से क्या कर रहा है, गति, ये है v वेग से। ठीक है, तो कोई भी आवेश है v वेग से क्या कर रहा है, गति। तो इस पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं लोरेंज बल। क्या बोलेंगे उस पर, लोरेंज बल। बस यही ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी आवेशित या आवेश कण है किसी बाह्य, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करता है तो उस पर एक बल प्रभावित हो, जिसको क्या बोलते हैं, लोरेंज बल। डेफिनेशन आसान है और इसी के थ्रू अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F बराबर होता है क्यू वी बी
ये आ जाएगा आपके पास। क्यों मतलब किसी भी आवेश कण विवेक से गति कर रहा है कहाँ पे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जिस पे क्या आरोपित हो गया, एक बल। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो भी आपके चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ से बन जाएगा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इसको शो करेंगे साइन थीटा। तो अपने यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे कि ये आया कैसे, अपने को ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन के थ्रू आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन बनेगी 2। अगर मान लो ये आपके पास जो आवेश है इसी रेखा में गति करे तो थीटा का मान क्या होगा 0। अगर मान लो इसके एकदम लंबवत कर रहा है यानी थीटा का मान क्या होगा 90। तो उस कंडीशन में आपके पास आंसर क्या रहेगा कि ये कंडीशन अगर आपके पास थीटा यहाँ पे क्या 0, ठीक है 0 डिग्री, तब आपके पास एफ बराबर क्या, बल बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू वी बी साइन यहाँ पे हो जाएगा 0 और साइन 0 का मान पता है क्या होता है, जी 0 होता है, क्यू वी बी और इंटू 0, तो कितना आएगा 0। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ मिनिमम, यानी बल यानी 0 लग रहा है यानी मान क्या आपके पास मिनिमम। तो ये कौन सा पथ होगा, तो ये होगा रेखिक पथ, रेखीय पथ। अगर मान लो ये तो होगी कंडीशन पहली। दूसरी कंडीशन में बात करें, अगर आपके पास थीटा का मान कितना हो 90 का मतलब एकदम लंबवत, तो वहाँ पे अपने बात करें एम बराबर क्यू वी बी साइन, यहाँ पे थीटा की जगह क्या करो कोई 90 और साइन 90 का मान अपने को पता है कितना होता है 1। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या आ जाएगा मैक्सिमम क्यू वी बी, तो ये है मैक्सिमम मान। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो पथ होगा वो कैसा होगा, वर्तुल। क्वेश्चन क्या होता है कई बार इसमें चेंज कर देता है, कैसे, जैसे मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसमें क्या है आपके पास चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या होता है कोई भी इस पर क्या होगा आपके पास चालक तार, ये मान लो कोई भी चालक तार है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। पहले चालक तार नहीं था, पहले था आवेश और वो भी कैसा गतिमान। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे धारा तो एक, ये क्या आपके पास एल लंबाई का तार लंबाई और ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और ये आप आपके पास यहाँ पे भी एंगल बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हो, जब किसी चालक तार में यानी धारा प्रवाहित करे एल लंबाई की चालक तार में और बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र में जो भी आपके पास रखा हुआ है उस पर जो बल अनुभव होता है उसको ही क्या बोलते हैं यहाँ पे चुंबकीय बल। ठीक है, और यहाँ पे थीटा एंगल पूछ रहे तो यहाँ पे साइन थीटा लगाना है, नहीं तो यहाँ पे आपके पास 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि थीटा बराबर 0 हो तब क्या होगा, अगर आपके पास थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब क्या होगा। ये तो कंडीशन अपने हिसाब से ले रहे, क्यों, क्योंकि अपने को मिनिमम और क्या चाहिए मैक्सिमम मान। तो मिनिमम मान तो आ जाएगा यहाँ पे कितना एफ मिनिमम, सेम वही आएगा 0, और एफ मैक्सिमम मान कितना आएगा आपके पास यहाँ पे आई एल बी। ठीक है, तो मैक्सिमम मान है, देखो इसको अपने सही से लिखे तो देखो भाई तभी तो अपना बिल क्या आता है ज़्यादा। ठीक है, ऐसे भी याद रख लो। तो ये तो बात होगी आपके पास कि अगर आपके पास चालक तार है तो उसके थ्रू जो आपके पास बल अनुभव होता है उसका फॉर्मूला क्या है, और या कोई भी आपके पास आवेशित कण है उसके थ्रू बल अनुभव होता है तब फॉर्मूला क्या है। दोनों कंडीशन में बस फॉर्मूला ही चेंज है, तो फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं बाह्यतम आपके चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल पर, तो कौन सा अनुभव होता है आपके पास चुंबकीय बल। ठीक है, तो ये थी आपके पास कि चुंबकीय बल का फॉर्मूला। तो कंडीशन भी बता दी किस हिसाब से फॉर्मूला आता है। उसके बाद अपने रह जाता है जो आपके पास तापीय प्रभाव रह जाता है, और लास्ट में अपने बात करेंगे जो आपके पास विद्युत शक्ति है। तो ये तो बात होगी आज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।